हम शुरू करते हैं पिछली बार जहां हमने छोड़ा था वहां से ही। पिछली बार हमने एक टाइम, स्पेस और टाइम स्विच कैसे क्रिएट होगा और ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो हमने एस, टी और एस के कम्बिनेशन के बारे में भी बात की थी और इससे पहले हमने ये देखा था किस तरीके से हम एक डुअल मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन से एक टाइम स्लॉट इंटरचेंजर बना सकते हैं, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट में एक टाइम स्विच के डिफरेंट नंबर ऑफ़ स्लॉट्स होंगे एक फ्रेम के अंदर। ये भी हम लोग देख चुके थे। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम टाइम स्पेस टाइम के अंदर इसका कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करेगा ये देखेंगे। तो किस तरीके से नॉर्मली किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में टाइम स्विचिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज जब सर्किट स्विचिंग यूज़ करते थे, अब चूँकि चीज़ें बदल गई हैं तो हम जनरली इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन यूज़ नहीं करते हैं। अब हम जनरली पैकेट स्विचिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, वॉइस ओवर आईपी जिसे हम कहते हैं। तो वॉइस को हम पैकेट्स के अंदर भेजते हैं, न कि सैम्पल्स के अंदर जो कि हर 125 माइक्रोसेकंड पे लिया जाए। तो उस पर हम बाद में आएंगे इस कोर्स के अंदर। तो पहले टीएसटी में हम ये कंट्रोल कैसे करेंगे। तो नॉर्मली किसी भी एक्सचेंज में सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इसका काम होता है कि जब भी कोई कनेक्शन आता है जाता है तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के थ्रू ये बात करता है दूसरे एक्सचेंजेस से, जो कि किसी टेलीफोन लाइन या किसी बड़ी ट्रंक लाइंस के दूसरी तरफ कनेक्टेड होंगे। जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हम इस तरीके से नेटवर्क को शो करते हैं और बीच में हम ये फाइबर भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है। तो ये एक्सचेंज का जो कंट्रोल सिस्टम है ये एक्चुअली आपस में बात करते हैं। तो ये वो कंट्रोल सिस्टम है। तो जनरली ये जब दूसरों से बात करेगा तो इसमें हम पहले ज़माने में SS7 को यूज़ करते थे, सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7 प्रोटोकॉल को। आजकल ये हम बहुत कॉमनली SIP को यूज़ करते हैं। तो SIP वर्जन 3 जो है आजकल बड़ा पॉपुलर है, इसको यूज़ किया जाता है। SS7 का मतलब होता है ये सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। ये एक स्पेसिफिकेशन पहले बनाई गई थी तो ये काफ़ी पॉपुलर थी। ये बेसिकली TCP/IP की तरह होता है, जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही है। SIP TCP/IP पे चलता है, इसको बोलते हैं सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। ये एक जनरल प्रोटोकॉल है जो कि किसी भी टाइप के इंटरेक्शन को सेट कर सकता है, चाहे वो एक मल्टीकास्ट हो, चाहे वो एक टीवी ट्रांसमिशन कर रहा हूँ मैं, चाहे मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत लोग एक ही कॉल के अंदर जुड़े हुए हैं। ये उन सबको करने के लिए काम आता है। V3 का मतलब वर्जन 3। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो आप IETF.org इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, वहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड वहीं पे बनाए जाते हैं, आम जनता इसमें इन्वॉल्व होती है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम किसी दूसरे एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम से इस तरीके से बात करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है स्विच ब्लॉक कंट्रोल, हम इसको बोलते हैं। जैसे एक TST कॉन्फ़िगरेशन है, ये 3 स्टेज की है। लोगों ने 5 स्टेज के स्विच भी बनाए हैं कॉमर्शियली। इसके अंदर तो हमें इतना मालूम है कि यहाँ पे मेरे पास अगर टाइम मेमोरी है तो एक कंट्रोल मेमोरी होगी, टाइम स्विचिंग है तो स्पीच मेमोरी। अगर मेरे पास बीच में एक स्पेस स्विच है तो उसकी भी कुछ कंट्रोल मेमोरी होंगी। तो उन कंट्रोल मेमोरी के थ्रू मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, स्विचेस को मैं कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। तो ये स्विच, ये पूरे ब्लॉक को, ये पूरे को हम स्विच का ब्लॉक बोलते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम स्विच ब्लॉक कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और एक बार स्विच ब्लॉक कंट्रोल से कंट्रोल मेमोरी में जो हमें चाहिए वो हमने लिख दिया, तो ये वहाँ पर कौन सी इनपुट किधर जा रही है उस सब के बारे में वो कंट्रोल मेमोरी से कंट्रोल होगा। तो इसके और इसके बीच में नॉर्मली एक अलग से कम्युनिकेशन चैनल होता है। तो इसमें हम पैकेट एक तरफ भेजा जाता है और उसके बदले में रेस्पॉन्स आता है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स इस पे बेस्ड है।
तो यहाँ जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैं, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में नॉर्मली किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है ये हमें जानना होगा। किस तरीके के मैसेज हम एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम से स्विच ब्लॉक कंट्रोल को भेजते हैं। एक पॉइंट पे मैं आपको स्विच ब्लॉक कंट्रोल से कंट्रोल मेमोरी को कैसे कनेक्ट करते हैं वो ही बताएंगे। तो ये जो मैसेज जो रिक्वेस्ट के फॉर्म में एक डायरेक्शन में जाते हैं उसको बोलते हैं टाइप 1 मैसेज। ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक केस में बता रहा हूँ, बट जब भी आप स्विच को बनाते हैं, आप मैन्युफैक्चर करते हैं एज ए कंपनी, तो आप एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम से लेकर ये जो आपका टाइम स्पेस टाइम स्विचेज हैं, स्विच ब्लॉक कंट्रोल एक ही कंपनी के द्वारा जनरली बनाया जाएगा। तो ये आपका अपना इंटरनल स्पेसिफिकेशन होता है, ये ओपन नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये ओपन इंटरफेस होना चाहिए, जैसे किसी और कंपनी का बनाया हुआ एक्सचेंज भी आपके एक्सचेंज से बात कर सके। लेकिन चूंकि ये सारा का सारा यहाँ से एक ही कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो ये आप अपना डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो एक तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं इसको इसी तरीके से किया जाए, बट इसको समझने के लिए एग्जाम्पल काफ़ी है, तो मैं उस तरीके से दे रहा हूँ। तो इसको वैसा नहीं लेना है कि हर जगह इसी तरीके से ही बनाया जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो रिवर्स में हम इसको बोलते हैं टाइप 2, और तीसरा मैसेज होता है जो यहाँ से यहाँ के बीच में जाता है, इसको बोलते हैं टाइप 3। ये दोनों डायरेक्शन में होता है। ये जनरली ऐसा नहीं है कि सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू जाएगा, ये हार्ड वायर्ड बसेस के थ्रू कनेक्शन के थ्रू होता है। सो ये इसका ये हार्ड वायर्ड कम्युनिकेशन है, इसमें बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक साथ कई पैरेलल वायर होते हैं जिन पे वर्ड्स, एड्रेस या डाटा दोनों ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जनरली सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, जिसके थ्रू एक मैसेज फॉर्म करके मैसेज को भेजा जाएगा। तो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 में एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम और स्विच ब्लॉक कंट्रोल के बीच में किस तरीके के मैसेज होंगे। तो जनरली 6 प्रकार के मैसेज होते हैं। अगेन ये स्पेसिफिक है, आपका डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे, बट ये जनरली इस 6 प्रकार के मैसेज इनमें होते हैं। तो पहला जो मैसेज होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मैसेज टाइप्स हैं। तो पहला मैसेज होगा इसके अंदर कॉल को सेटअप करने वाला या पाथ को सेटअप करने के लिए, सेटिंग अप ए पाथ। आपको ये भी नोट करना पड़ेगा, ये सिग्नलिंग हो सकती है यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में सेट किया जा सकता है, और ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। तो जब मैं कहता हूँ 1 से 2 के बीच में, एक पोर्ट से इनपुट पोर्ट से 2 आउटपुट पोर्ट के बीच में करना है, अगर वो यूनिडायरेक्शनल है तो 1 से 2 है, और अगर वो बाई डायरेक्शनल है तो 1 से 2 और 2 से 1 दोनों को सेट करना होगा उस केस में। तो ये ऐसे ही जो 6 मैसेज हैं, ये यूनिडायरेक्शन के लिए भी होंगे और बाई डायरेक्शनल, टोटल 12 प्रकार के मैसेज होते हैं। तो जनरली आप एक 4 बिट से इस मैसेज टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पहला मैसेज होता है पाथ को सेटअप करने वाला, ये भी दोनों दिशाओं में हो सकता है। दूसरा हो सकता है पाथ को क्लियर करने वाला है, अपने पाथ सेट कर दिया तो पाथ को क्लियर भी करना होता है, क्लियर ए पाथ, जो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, रिमूव करने के लिए जब कम्युनिकेशन हो चुका होता है। तीसरा होता है हमारे पास रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन ऑफ ए पाथ। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पाथ को सेट कर रहे होते हैं, आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहाँ से तीसरे एक्सचेंज में, वहाँ से चौथे एक्सचेंज में, पूरा पाथ सेट किया जाता है एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक। तो जब मैं यहाँ बीच में स्विच में जब मैं पाथ सेट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से सिग्नलिंग किया, जो मेरा एक्सचेंज कंट्रोल है, उस एक्सचेंज कंट्रोल से दूसरे एक्सचेंज के बीच में बात किया, इस बीच में मेरे को पाथ को रिजर्व कर देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है वो किसी और के लिए इस्तेमाल में आ जाए। जब तक मैं यहाँ तक पहुँचूँ और कन्फर्मेशन आए तो फिर मालूम पड़ा मैं पाथ सेट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इस बीच में रिजर्व करना चाहूँगा। ये रिजर्वेशन ऑफ ए पाथ उस काम के लिए आता है। फिर एक चौथा होता है ट्रेसिंग ऑफ ए पाथ। तो ये पाथ को ट्रेस करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, ये पता करने के लिए कि मेरे स्विच के इनपुट में, जनरली ये 3 स्टेज के स्विच के लिए मैं बता रहा हूँ, TST के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो यहाँ किसी इनपुट से किसी आउटपुट के बीच में पाथ है भी कि नहीं है,
वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको ट्रेस करने के लिए काम ये यूज़ किया जाता है। कई बार ये चेक करने के लिए पाथ, क्योंकि ये स्विच ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग हो। जब ये TST कॉन्फ़िगरेशन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जा सकता है, तो कंट्रोल सिस्टम तीनों केस में काम करना चाहिए। तो एक रीअरेंजेबल नॉन ब्लॉकिंग भी हो सकता है और ये स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग भी हो सकता है। तो किसी इनपुट आउटपुट के बीच में पाथ सेटअप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो ट्रेस करने के लिए इस कमांड को यूज़ किया जाएगा। अगर वो ब्लॉकिंग है, स्विच है और उसमें रिसोर्स नहीं है, तो बोलेगा भाई पाथ सेटअप नहीं किया जा सकता है। तो ये बेसिकली कॉल क्वालिटी के लिए, बीच में कोई लिंक ख़राब हो जाए, कोई स्विच ख़राब हो जाए, ये उस सब को भी ट्रेस कर सकता है। और ये हुआ चौथा नंबर। पांचवा होता है मेरे पास चेकिंग ऑफ द पाथ। ये भी कोई दो इनपुट आउटपुट फ्री हैं तो उनके बीच में पाथ है कि नहीं, इसके लिए यूज़ किया जाता है। बट ये डायग्नोस्टिक पर्पज़ नहीं है, ये अवेलेबिलिटी पर्पज़ के लिए होता है। खाली इतना ही फ़र्क है। पहले वाला डायग्नोस्टिक है, ये अंदर कोई रिसोर्स ख़राब तो नहीं हो गया उसकी वजह से हम, जैसे क्रॉस बार काम नहीं कर रहा है, क्रॉस बार कनेक्ट नहीं कर रहा है, आपने अगर यूज़ करना चाहा तो ये उसको टेस्ट करने के लिए। दूसरे वाला ये पाथ को चेक करने के लिए है। और छठी प्रकार की जो मैसेज होगा जो कि एक्सचेंज कंट्रोल से उसके बीच में जाएगा, वो होगा पाथ स्टेटस क्वेरी बोलते हैं हम इसको। सो ये बेसिकली बताएगा कि इस समय ये स्विच सेटअप किया हुआ है हमने, ये फ्री है या रिजर्व्ड है, या मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि इसमें कुछ ख़राब हो गया इस पाथ के थ्रू। ठीक है, ये ऑटोमेटिक मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है। तो टोटल 6 प्रकार के आपके पास मैसेज होंगे जो कि स्विच ब्लॉक कंट्रोल और एक्सचेंज कंट्रोल के बीच में होंगे, और ये यूनिडायरेक्शनल के लिए भी के होंगे और बाई डायरेक्शनल। टोटल मेरे पास 12 प्रकार के मैसेज होने चाहिए, तो मैं 4 बिट से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो जो मैसेज है टाइप 1 एक सीरियल मैसेज होगा जिसको मेरे को भेजना पड़ेगा एक्सचेंज कंट्रोल से स्विच ब्लॉक कंट्रोल के लिए। तो नॉर्मली ये इस तरीके से दिखेगा मेरे को। ये एक पैकेट है बेसिकली जो हम भेजते हैं। तो पहला होगा मैसेज नंबर। अब ये लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स हैं तो 0 1 2 3 फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, फिर ये 0 से शुरू होता है हमेशा। तो जनरली जब मैसेज आगे बढ़ रहा है, आप जिस मैसेज उससे पीछे के बहुत पीछे के मैसेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होंगे तो उनको दोबारा से दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन नंबर्स को। ठीक है, तो ये थोड़ा 16 बिट का भी होगा तो भी बहुत बड़ा नंबर है। तो जब नंबर रिपीट होगा उस समय तक काफ़ी समय बीत चुका होगा। इसके बाद होगा ऑपरेशन कोड, ऑप कोड हम इसको बोल सकते हैं। तो मैंने कहा जैसे कि यहाँ 4 बिट की खाली आवश्यकता होगी इस टाइप के सिस्टम के लिए। इसके बाद हमारे पास होगा एक इनपुट आइडेंटिफायर, पोर्ट आइडेंटिफायर, और एक आउटपुट के लिए होगा। तो जब TST स्विच की बात करते हैं तो मेरे को पहले पता होना चाहिए मैं कौन से टाइम स्लॉट, टाइम स्विच नंबर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई स्विचेस होंगे तो कौन से वाले स्विच से बात कर रहा हूँ, उसके अंदर फिर मैं कौन से टाइम स्लॉट की बात कर रहा हूँ, 2 चीज़ होंगी। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे मल्टीपल फिजिकल पोर्ट हूँ और उसके ऊपर मैं दूँ, तो PCM स्ट्रीम नंबर मेरे को देना पड़ेगा। तो एक एडिशनल यहाँ पे इन्होंने PCM, बट ये जब आप बनाते हैं स्विच उसके आधार पे तय होगा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो आप अपने इंटरनल फ्रेमिंग करेंगे, ये कंपनी स्पेसिफिक होगा जो प्रोडक्ट बना रही है। तो PCM सिस्टम नंबर, मैं मान के चल रहा हूँ मल्टीपल स्विच है, हर स्विच में मल्टीपल फिजिकल पोर्ट हैं, उस फिजिकल पोर्ट के अंदर मल्टीपल PCM स्ट्रीम है। इसमें यह भी पॉसिबल है कि आपका सुपर मल्टीप्लेक्स स्ट्रीम आ रहा हो तो आपको फिर स्ट्रीम नंबर भी आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें स्लॉट नंबर भी आइडेंटिफाई करेंगे। और ये होगा टाइम स्लॉट नंबर, ये स्लॉट नंबर लिखना चाहिए मेरे को। ये पहला टाइम स्विच नंबर है, PCM सिस्टम नंबर जिसे हम बोलेंगे, और टाइम उसके बाद, और ये टाइम स्लॉट नंबर। सो हम किसी भी स्लॉट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन 3 से। ऐसी आउटपुट साइड में भी मेरे को स्लॉट आइडेंटिफाई करना होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, यही सेम चीज़ यहाँ रिपीट की जाएगी, सेम स्ट्रक्चर रिपीट किया जाएगा, वैल्यूज़ नहीं। यहाँ पे आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होंगी, यहाँ पे इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग होंगी।
तो ये मैसेज होगा टाइप 1 मैसेज इसको हम बोलते हैं, जो कि एक्सचेंज कंट्रोल से स्विच ब्लॉक कंट्रोल की तरफ जाएगा। और जो इसका दूसरा मैसेज है उसे बोलते हैं टाइप 2, जो रिटर्न में आएगा। सो जनरली इसमें स्विच ब्लॉक कंट्रोल रेस्पॉन्ड करेगा। तो इसमें मैसेज नंबर, तो रिवर्स में भी मैसेज सीक्वेंस नंबर दिया जाता है। ये हम लोग डाटा लिंक कंट्रोल लेयर में भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर या कम्युनिकेशन नेटवर्क में। इसके बाद जो ये मैसेज नंबर मीन्स इस पर्टिकुलर मैसेज का नंबर क्या है वो बता रहा है, और ये किस मैसेज को रेफ़र कर रहा है वो बाद में दिया जाएगा जनरली। तो रेफरेंस मैसेज नंबर होगा। ये मैसेज नंबर है जो टाइप 1 मैसेज में आया था, जिसके रेफरेंस में ये रेस्पॉन्स वापस भेजा जा रहा है। तो आप कई रेस्पॉन्स भेज सकते हैं सेम रेफरेंस मैसेज के लिए, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पाथ स्टेटस क्वेरी कर रहे हैं, कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट फ्री हैं, किन के बीच में आपने मैसेज भेजा, तो लौट के आने पे इंफॉर्मेशन इसमें एनकोड होकर आएगी। इसमें लास्ट में एक फील्ड होगी, इसे बोलते हैं एरर डिटेक्शन, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, या एरर डिटेक्शन कोड होगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर भी लास्ट में एक एरर डिटेक्शन कोड होगा, एरर चेक जिसे बोलते हैं, जिससे कोई अगर बिट एरर में हो जाती है तो एरर चेक की वजह से पता चल जाएगा, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे और वो आया आप उससे दोबारा मांग सकते हैं दूसरे डिवाइस से। और जो टाइप 3 मैसेज होता है, ये टाइप 2 मैसेज हुआ। टाइप 3 मैसेज हार्डवेयर में होता है। तो जनरली ये इस तरीके से किया जाएगा कि ये आप एक बॉक्स होगा, इसके अंदर कंट्रोलर है, तो इसके अंदर एक तो स्टेटस रजिस्टर्स होंगे सारे जो हर मेमोरी के आते हैं। तो जो कंट्रोल मेमोरी है वहाँ पे खाली यही नहीं होता है कि आपने कौन से लोकेशन को रीड करना है स्पीच मेमोरी से, जबकि उस पर्टिकुलर स्लॉट के स्टेटस क्या है, वैसे फ्री है, ऑक्यूपाइड है, ये एक्स्ट्रा कुछ बिट्स के थ्रू वहाँ पे ही रखा जाता है इस चीज़ को। तो स्टेटस रजिस्टर मालूम है तो आपके पास जब मैसेज आएगा तो ये कंट्रोलर यहाँ पर है, तो पाथ सिलेक्शन लॉजिक होगा यहाँ पे। तो आप पाथ कैसे सेलेक्ट करेंगे इनपुट और आउटपुट के बीच में, ये उसके लिए होगा। ये आपका एक्सचेंज कंट्रोल से बात कर रहा है। तो यहाँ पे टाइप 1 मैसेज और रिवर्स में टाइप 2। इसके बेसिस पे यहाँ पे एक हार्ड वायर्ड ये बस रजिस्टर होगा। ये पाथ सिलेक्शन लॉजिक यहाँ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक बस होगी। ठीक, तो पहला एड्रेस बस होगा, एक डाटा बस होगा, फिर एक एड्रेस बस होगा और एक डाटा बस होगा, फिर एक एड्रेस बस होना चाहिए और एक डाटा बस होना चाहिए। ये एड्रेस बस से मेरे को पता चलेगा कि जो मेरा टाइम स्विच हैं पहले स्टेज में जो बहुत सारे हैं, तो ये बस इन सब से कनेक्टेड होगी, एड्रेस और डाटा। ये यहाँ पर जाएगा। तो अगर आपने नोट किया हुआ कंट्रोल मेमोरी में हमने एक यहाँ पे एड्रेस आ रहा था और एक डाटा जा रहा था, ये एक्चुअली यहीं से कनेक्टेड है। इसमें एक्चुअली हमें और एक्स्ट्रा कुछ बिट होंगे जिससे पता चलेगा हमें कौन से स्विच के कंट्रोल मेमोरी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उस कंट्रोल मेमोरी में इस एड्रेस बस के कुछ बिट्स उसमें ट्रांसफ़र होंगे जो कि लोकेशन बताएंगे जहाँ पे हमें स्पीच मेमोरी में कुछ लिखना है। सो ये बेसिकली वहाँ पर कनेक्शन होगा। तो यहाँ जैसे कोई कंट्रोल मेमोरी होगी, तो कंट्रोल मेमोरी में स्विच कंट्रोल होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक्चुअली इस एड्रेस को यहाँ लेकर आएंगे जिससे कौन सा स्विच इनेबल होता है वो, और उसमें से कुछ बिट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे कंट्रोल मेमोरी में, और यही डाटा के थ्रू भी होगा। और जो भी हम यहाँ से पढ़ते हैं वो भी यहाँ पे रजिस्टर में आएगा, जो कि बताएगा उस कंट्रोल मेमोरी को हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो फ्री है कि ऑक्यूपाइड है कि नहीं है, वो स्टेटस यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। ये स्टेटस सारे स्विचेस से आएगा, ये स्पेस स्विच के लिए है, ये तीसरे वाले टाइम स्विच के लिए है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आती हैं जिनसे स्टेटस कंटिन्यूसली पता रहता है, और हम एक पाथ सिलेक्शन लॉजिक से इन कंट्रोल मेमोरीज़ के अंदर लिख सकते हैं।
नॉर्मली हमने जब TST सिस्टम बनाया था, जब 3 स्टेज वहाँ पे ली थी हमने, तो पहला हमने WCRA लिया था, दूसरा तो स्पेस सिस्टम था, तीसरा हमने राइट एसाइक्लिक रीड साइक्लिक लिया था। तो इसकी वजह से एक फ़ायदा होता है कि मेरे को एक ही एड्रेस लोकेशन के ऊपर जो वर्ड्स को लिखना पड़ता है किसी भी कनेक्शंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो हम किसी भी समय पे जाके, ये कंट्रोल मेमोरी का बेसिकली लोकेशन सेम होती है सब जगह, तो हम यहाँ पे उसको टाइम के साथ भी कर सकते हैं कि जब पहला स्लॉट है तो आप पहले लोकेशन में लिखेंगे, दूसरे स्लॉट में दूसरे में लिखेंगे, तीसरे में लिखेंगे। तो एड्रेस बस को हम एक टाइम से भी हम इनेबल कर सकते हैं, बट हमें कंटिन्यूसली फिर इस डाटा को एडजस्ट करना पड़ेगा, डायनेमिकली इस बफर के अंदर लगातार चेंज करते रहना पड़ेगा अगर हम वैसा करते हैं। तो ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं टाइप 3 मैसेज। ये हार्ड वायर्ड है, ये एक्चुअली हम लोग एक सीरियल कम्युनिकेशन लाइन पे नहीं भेजते हैं। और अब आते हैं पाथ सिलेक्शन लॉजिक पे। तो पाथ सिलेक्शन लॉजिक कई तरीके के हो सकते हैं, इनमें से 3 जो मुख्य यूज़ किए जाते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल सर्च, रैंडम स्टार्ट। कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ से सर्च करते हैं जब तक कि हमें पाथ नहीं मिलता है। अगर वापस वहीं पे लौट के आ जाते हैं, पाथ नहीं मिलता है, हम बोलते हैं पाथ नहीं है। ये पाथ सिलेक्शन लॉजिक का एक है। दूसरा पॉसिबल है कि सीक्वेंशियल सर्च करेंगे लेकिन हमेशा फिक्स स्टार्ट करेंगे। ये स्विच के एक पर्टिकुलर हिस्से को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेगा अगर ये फिक्स स्टार्ट होगा। तीसरा रिपीट रैंडम अटेम्प्ट्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक और ये पॉसिबल है। हम किसी को रैंडमली पकड़ते हैं और उस स्विच को कोशिश करते हैं, नहीं होता, फिर दोबारा ट्राई करते हैं और कुछ समय में नहीं हो पाता तो हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, कनेक्शन सेटअप नहीं हो सकता है। तो इसमें जो सबसे आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे स्विच को यूनिफॉर्मली इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। और चूँकि हम सिक्वेंशली सर्च कर रहे हैं तो हमें अगर कुछ भी फ्री नहीं मिलता और हम वापस वहीं लौट के आते हैं, इसका मतलब वाकई में कुछ भी फ्री नहीं है। जबकि तीसरे केस में रिपीट रैंडम अटेम्प्ट में कुछ फ्री है, हो सकता है हमें वो ना मिले, प्रोबेबिलिस्टिकली ऐसा पॉसिबल है, और हम बोलते हैं पाथ नहीं है जबकि पाथ है। और ये पहले वाला चूँकि यूनिफॉर्म लोडिंग करता है कंपेयर टू जो दूसरे वाले के कंपैरिजन में, इसलिए जनरली ये पहले वाला मेथड बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो आज हमने देखा किस तरीके से स्विच कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाता है कंट्रोल मेमोरीज़ को स्विच के अंदर कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके पास स्टेज ज़्यादा हैं तो यहाँ पे बसेस भी ज़्यादा हो जाएंगी और ज़्यादा बड़ा बस रजिस्टर होगा और ये लॉजिक उसको कंट्रोल करेगा। सो आज हमने बात की स्विच को कंट्रोल कैसे करते हैं इसके बारे में। अगले लेक्चर में अब हम कोशिश करेंगे जानने की कि हम क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम कर सकते हैं, रीअरेंजेबल नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम में फर्दर कैसे कम कर सकते हैं। तो हम उसको रिकर्सिव कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। हम बार बार सेम चीज़ को रिपीट करके नंबर को कम करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे।